जय हिंद आप सभी को। आज टेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 देखेंगे। इसके पहले का 1 से लेकर 38 तक सारा सेट अपलोड कर दिया गया है। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपका एक भी सेट छूट गया है जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपका सब सारा सेट मिल जाएगा। सारा सेट आप कंप्लीट कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और इसका PDF आपको चाहिए उसी में आपको PDF मिल जाएगा। और इसका डेली टेस्ट भी होता है, शाम में 6:30 डेली टेस्ट होता है। टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप से जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवध का अंतिम नवाब था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बाजिद अली शाह था। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था, बाजिद अली शाह था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे सेट जो है ना इसमें, हर सेट जो है ना इसमें क्वेश्चन एक अलग जो है ना अलग प्रकार का दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके दिया गया है। तो अच्छे से जो है ना सारे सेट को कंप्लीट कीजिए और जाके टेस्ट लगाइए। टेस्ट जितना लगाइएगा आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो रखिएगा किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगा खां। कौन होगा, आगा खां, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है, बताइए कौन सी योजना को जानते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की बर्ड प्लान के नाम से जानते हैं। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना को। किसको जानते हैं, माउंटबेटन योजना को जो है डिक्की बर्ड प्लान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे, बताइए। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे, बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है, बताइए। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, छंदोपनिषद में। किसमें, छंदोपनिषद में। तो प्रथम 3 आश्रम का जो उल्लेख है किस उपनिषद में है, तो छंदोपनिषद में है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, बताइए। कौन सा जो है ना भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राखी गढ़ी है। कौन सा है, राखी गढ़ी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन स्थल पूछ रहा है, तो राखी गढ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था, बताइए। किस आर्यों का मूल निवास के संबंध में जो है ना बोला गया, किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती का। किसका है, दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी क्या है, तो संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए ना मृत्यु आवश्यक बिल्कुल नहीं है। तो किस धर्म का मत था यह। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का है। किसका है, बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा था, बताइए। अशोक जो है ना खुद को किस अभिलेख में स्वयं का सम्राट कहा था। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाब्रू अभिलेख में कहा था। किसमें, तो भाब्रू अभिलेख में। तो अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा था, भाब्रू अभिलेख में कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 10वां अवतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, बताइए। 10वां अवतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में हुआ था। किस काल में, तो गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में किया गया था। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ भाषा में किया गया था। किस भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, बताइए। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने चलवाया था। कौन चलवाया था, इल्तुतमिश।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, बताइए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। कह रहा है किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कौन दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य जो है ना सीमा साझा करते हैं, बताइए। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, 4 राज्य सीमा साझा करता है। कितने राज्य? तो 4। और 4 राज्य का नाम याद रखिएगा। एक है अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश है। एक है मिजोरम, एक कौन है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। एक है मिजोरम, एक है मणिपुर, एक है नागालैंड, याद रखिएगा। तो 4 राज्य कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम है, याद रखिए। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य जो है ना म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जोहार घाटी किस जो है ना किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। जोहार घाटी जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता जो है ना कम होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी, प्रायद्वीपीय नदियों में। तो कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में जो है ना जल ग्रहण करने की क्षमता जो है कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत के किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मृदा में। किसमें? लेटराइट मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है ना खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा सरसों जो है ना खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सरसों जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। बाजरा खरीफ फसल का है, ज्वार खरीफ फसल का है और अरहर खरीफ फसल का है। याद रखिए सरसों जो है ना ये रबी फसल का उदाहरण है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 ईस्वी में किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था स्थापना। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए। कह रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2007 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो याद रखिए 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 155 के तहत करता है, याद रखिएगा। 156 में क्या है? 156 में जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र कर सकता है, याद रखिए 156 में बोला गया है। 153 में क्या है? तो जो है ना प्रत्येक राज्य के लिए क्या हो? एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? याद रखिए 153 में क्या बोला गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 160 में क्या बोला गया है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल में कार्यों का निर्वहन, याद रखिएगा 160 में क्या है? तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन का वर्णन किया गया 160 में। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे। कह रहा है कि 23 नंबर की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, बताइए। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता है राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। कह रहा है कि संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। क्या होगा? 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए। भारतीय संविधान में जो है संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत, बोल रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है, बताइए। कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिव्यक्ति की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। कह रहा है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया
के नाम से जाने जाते थे। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद स्तंभ है। क्या है? इलाहाबाद स्तंभ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना मूलभूत अधिकार नहीं है? बताइए। अगर आपका जो भी एग्जाम है ना अभी आने वाले हैं, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा वैकेंसी, जो भी एग्जाम होने वाले हैं ना, अच्छे से सेट को ना कंप्लीट कीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें प्रयास क्वेश्चन नहीं रहता है। इसका हर सेट के पीछे जो है ना नोट्स दिया रहता है। आपको एक सेट में टोटल जो है ना 100 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, और कोशिश कीजिएगा ना कि अच्छे से देखें कि सारा या क्वेश्चन एक बार में याद हो जाए। और टेस्ट जरूर लगाइए, सामने डेली सारे सब्जेक्ट टेस्ट होता है। टेस्ट ग्रुप से भी जुड़िए और पीडीएफ ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों में भी शेयर करके बोलिए कि सबको सब्सक्राइब करने के लिए, कि आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना, सभी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा इस चैनल से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना मूल अधिकार नहीं है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है ना मूल अधिकार इसमें नहीं है। लेकिन मूल अधिकार इसमें कौन कौन है? तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये मूल अधिकार है, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार ये मूल अधिकार है, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार ये मूल अधिकार, ए बी सी तीनों मूल अधिकार है। लेकिन डी जो है ना मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में? बताइए। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा, इसका 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। किसमें? तो भाग 5 में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में किया गया था। तो कह रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? बताइए। समाचार पत्र जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, 12 का राइट 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? बताइए। कौन सी पुस्तक जो है ना प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो याद रखिएगा, 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यशोधरा जो है ना, ये प्रेमचंद द्वारा लिखा नहीं गया। लेकिन रंगभूमि, निर्मला और गोदान, ये सब किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद की पुस्तक। लेकिन यशोधरा बोलेगा तो याद रखिएगा ना, मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त का है, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त का पुस्तक है। तो कह रहा है कि इसमें ना प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा नहीं है? तो यशोधरा नहीं था। इसका लेखक यशोधरा का ना मैथिली शरण गुप्त है। निर्मला, रंगभूमि, गोदान का जो लेखक है ये प्रेमचंद्र है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से? बताइए। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोद से है। किससे? सरोद से। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाश दस्तावेज है? बताइए। ग्रे बुक जो है किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी। क्या है? तो जापान का भी है, बेल्जियम का है। तो कह रहा है ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? जापान और बेल्जियम का है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2003 ईस्वी में लागू किया गया था। तो कह रहा है कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? 2003 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? बताइए। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और छठी का कब से कब तक था? याद रखिए, छठी का जो था ना 1980 से 85 तक था। छठी का 1980 से 85। और अगर तृतीय का बात करेगा तो कब से कब तक था? 1961 से 66 था। और चतुर्थ का कब से कब था? चतुर्थ का जो था 69 से 74 था। 69 से कितना था? 74 था। 69 से 74 था, याद रखिए, 69 से 74 था।
और याद रखिएगा सतमा सतमा का बोलेगा तो सतमा जो था ना 1985 से 90 था, 1985 से 90 था, याद रखिए 1985 से 90। तो कह रहा है कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम जो पीरियड था 1980 से 85 था, तृतीय का 61 से 66 था, और चतुर्थ का बोलेगा तो 69 से 74 था, और सातवीं का बोलेगा तो 85 से 90 था। क्वेश्चन नंबर 39 पे ये कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, बताइए। भारत में योजना आयोग का जो गठन है ना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसी नियोगी की सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, बताइए। कौन जो है ना अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है ना सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, ये सभी क्या है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह किसका नियम है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का कह रहा है यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, किसका नियम है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेसम का नियम है। किसका, ग्रेसम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, बताइए। कौन जो है ना ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, लेकिन मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है ना निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों की उदाहरण है, बताइए। इनमें से कौन दुर्लभ जाति के उदाहरण है। याद रखिए 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिम चीता जो है दुर्लभ जातियों के उदाहरण है, रेयर स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या होता है, बताइए। कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम एल स्क्वायर टी पर -1 है। कोणीय संवेग के बीमा सूत्र क्या है, तो एम एल स्क्वायर टी पर -1 है। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, बताइए। कौन जो है इसमें सदिश राशि नहीं है। तो याद रखिए 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युतधारिता जो है अदिश राशि है, लेकिन बल आघूर्ण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो सदिश राशि, लेकिन विद्युतधारिता क्या है, तो अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है, बताइए। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से निम्न में से क्या नहीं बदलता है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति नहीं बदलता, लेकिन जो है ना तरंगदैर्घ्य बदलता है, वेग बदलता है, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है, बताइए। हीरा में जो है ना कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, sp3 पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है, बताइए। चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaNO3 है। क्या है, NaNO3 है, रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। अमरबेल जो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, परजीवी का है। तो कह रहा है कि अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है। अब है स्मरणित, देखिए अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्मरणित में नोट्स की तरह दिया रहता है, हर सेट के पीछे रहता है। इसमें क्या है कि भारत के पड़ोसी देश संबंधित राज्यों से लगी सीमा लंबी सीमा है। तो भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी लंबी सीमा है। इसमें देश दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है, संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो बांग्लादेश से टोटल किलोमीटर लगती है 2216 किलोमीटर। टोटल लगता है कितना किलोमीटर सीमा लगता है बांग्लादेश से, तो 2216 किलोमीटर। आज संबंधित राज्य बोलेगा तो पश्चिम बंगाल है, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल है 2216 किलोमीटर। चीन के साथ बोलेगा तो 1080 है, और अरुणाचल प्रदेश संबंधित राज्य है। तो चीन के साथ 1080, अरुणाचल प्रदेश इसका संबंधित राज्य है। पाकिस्तान का बोलेगा तो कितना है, 270 है किलोमीटर, और इसका संबंधित राज्य बोलेगा तो कौन सा है, तो राजस्थान है। पाकिस्तान से कितना किलोमीटर लगता है, 270 किलोमीटर, और कितने कौन सा संबंधित राज्य है, तो राजस्थान है। नेपाल के साथ बोलेगा तो 651 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश लगता है। कौन सा लगता है, तो उत्तर प्रदेश। म्यांमार से बोलेगा तो कितना किलोमीटर लगता है, 520 किलोमीटर, ये संबंधित राज्य बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश है। तो म्यांमार 520, अरुणाचल प्रदेश। भूटान का बोलेगा तो 286 किलोमीटर है, असम संबंधित राज्य है। तो भूटान का 286, असम संबंधित राज्य है। फिर से देखिए बांग्लादेश का 2216, पश्चिम बंगाल। चीन 1080, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान बोलेगा 270, राजस्थान। नेपाल 651, उत्तर प्रदेश। म्यांमार 520, अरुणाचल प्रदेश। भूटान 286, असम है। अब वही नेक्स्ट पॉइंट पे
इसमें दिया हुआ है कि भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई है एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्यों के साथ प्रदेशों की संख्या है। इसमें देश दिया हुआ है कितना किलोमीटर लगता है और कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगता है। तो देखिए बांग्लादेश के टोटल जो है ना, बांग्लादेश से कितना किलोमीटर लगता है, तो 4096 किलोमीटर लगता है। इसमें टोटल 5 राज्य लगता है, 5 राज्य यूटी लगता है टोटल, इससे बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है। चीन के साथ बोलेगा तो 1488, इसमें 5 राज्य या यूटी लगता है। चीन के साथ 1488 5 राज्य यूटी लगता है। पाकिस्तान के साथ बोलेगा तो 3323, इसमें 5 या राज्य या यूटी लगता है, इसके साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करता है, चीन के साथ 5 है, पाकिस्तान के साथ 5 है। बांग्लादेश का बोले 4096, चीन का 1488, पाकिस्तान का 3323। और नेपाल के साथ बोलेगा तो 1751, 5 राज्य या यूटी सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ 1751 सीमा किलोमीटर सीमा लगता है टोटल, और इसमें 5 राज्य और ये 5 राज्य यूटी सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ बोलेगा तो 1643 किलोमीटर अभी पढ़े थे, इसमें 4 राज्य सीमा साझा करता है। कितने राज्य? 4 राज्य सीमा साझा करता है। तो म्यांमार के साथ 1643 और 4 राज्य सीमा साझा करता है। भूटान के साथ बोलेगा तो 1699, इसमें भी 4 राज्य सीमा साझा करता है। तो भूटान 699, इसमें 4 राज्य सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ बोलेगा तो 106 किलोमीटर, इसमें एक राज्य जो है ना सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत स्थित है, बताइए कि किसके बीच स्थित है। भारत स्थित जो है ना उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान कैमा है, तो याद रखिएगा 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कैमा है, तो 7वां है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4% है, 2.42% है। तो कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल जो है ना संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42% है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार बोलेगा तो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितनी है, 7 है। भारत की जल एवं स्थल सीमा, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है, तो 3 है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा दिया रहता है नोट्स के पीछे। कह रहा है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है, तो 3 है। कौन कौन है? बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है, 3 है। 3 कौन कौन है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और म्यांमार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान की मध्य रेखा कौन है? रेडक्लिफ रेखा। 1947 में जो है ना दोनों के बीच समझौता हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान की मध्य रेखा रेडक्लिफ रेखा है। भारत एवं चीन की मध्य रेखा कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा, 1914 में ये हुआ था। तो भारत एवं चीन की मध्य रेखा मैकमोहन रेखा 1914। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य कौन सा रेखा? डुरंड रेखा 1896। तो भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा 1896 में समझौता हुआ था। क्या रखें? भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा, भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्य से गुजरती है। राज्यों से जो है कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कह रहा है भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश लगता है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरती है? 8 राज्य गुजरता है। कर्क रेखा से सबको पता होगा मित्र पे गमछा झार, इसका ट्रिक होता है। तो कर्क रेखा से गुजरती है 8 राज्य। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो कह रहा है कि कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरती है, तो 8 राज्य। कौन कौन है? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो 5 है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो 5 है। पहला भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा बांग्लादेश है, चौथा नेपाल है, 5वां भूटान है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो 5। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। नेक्स्ट कह रहा है कि असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोच नदी। और असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोच नदी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है तो काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत एवं म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। भारत एवं म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। नेक्स्ट कह रहा है कि तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा है। तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा जो राज्य है ना, वो एक ही राज्य है, त्रिपुरा है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। याद रखिएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। तो सेट नंबर था 39, सेट नंबर 39 कंप्लीट हो गया है। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत गर्मी में जो है ना, इतना गर्मी में कहते हुए भी आपको लिए वीडियो जो है ना प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इतना तो फर्ज बनता है कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका जो भी आपका 1 से लेकर 38 तक पहले सीट आपका छूट गया है, स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा का पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर डाला गया है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और सारा 1 से लेकर 38 तक पीडीएफ भी डाला हुआ है और बोर्ड भी डाला हुआ है, जाके प्रैक्टिस कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा।
आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।